हेलो डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल? आई होप यू ऑल आर गुड। सो स्टूडेंट, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं अपनी नई बुक विजडम इंग्लिश ऑफ ग्रेड 7 बाय रोहन प्रकाशन। तो आइए स्टूडेंट्स, अब हम स्टार्ट करते हैं अपना नया चैप्टर नंबर 10 और चैप्टर का टाइटल है माय एल्डर ब्रदर, मेरे बड़े भैया। सिबलिंग्स कैन बी अवर ग्रेटेस्ट सपोर्ट एज वेल एज अवर फियर्सेस्ट क्रिटिक। जो हमारे सिबलिंग्स होते हैं, सिबलिंग्स मतलब हमारे जो छोटे भाई बहन या बड़े भाई बहन होते हैं, वो हमारा सबसे बड़ा सपोर्ट होते हैं, एज वेल एज अवर फियरेस्ट क्रिटिक। और सबसे ज्यादा हमारे मतलब जो भाई बहन होते हैं वो हमें परेशान भी करते हैं, लेकिन वो हमारे सबसे ज्यादा सपोर्ट भी करते हैं। समटाइम्स अलोंग विद लव वी फील रिसेंटमेंट एंड अनॉयंस टुवर्ड्स देम टू। कभी कभी ऐसा होता है कि कभी कभी हमें बहुत अच्छे लगते हैं और कभी कभी हम उनसे परेशान भी हो जाते हैं। Why do you think this happened? तो आपको क्या लगता है ऐसा क्यों होता है? The relationship of the two brothers in this story start changing when one achieve more than the other. अब ये जो कहानी है ये दो भाइयों की है, तो किस तरह से उनके रिलेशनशिप में मतलब चेंज हो जाता है जब उनमें से एक दूसरे से ज्यादा अचीव कर लेता है। तो आइए लेट्स गेट स्टार्टेड। माई ब्रदर वॉज 5 years older than me. मेरे जो ब्रदर थे, मेरे जो भाई थे, वो मेरे से 5 साल बड़े थे। बट ओनली 3 grades ahead at school. लेकिन स्कूल में मेरे से सिर्फ 3 क्लास आगे थे। वी हैड स्टार्टेड स्कूल एट द सेम एज. हमने सेम एज में स्कूल स्टार्ट किया था। बट ही डिडंट लाइक टू बी हैस्टी इन सच एन इम्पॉर्टेंट मैटर एज एजुकेशन. लेकिन उनका पढ़ाई में इंटरेस्ट नहीं था। He wanted to lay a solid foundation so that a magnificent structure could be raised upon it. और वो चाहते थे कि जो उनके फाउंडेशन हो, जो पढ़ाई में उनका जो बेस हो वो स्ट्रांग हो, तो जिसके आगे जाके उनको लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम ना आए। So he would spend 2 years doing the work of 1 year. तो इस वजह से उनको 2 साल लग जाते थे 1 साल के काम में, मतलब जो क्लास थी वो रिपीट करते थे। एंड समटाइम्स इवन 3, और कभी कभार 3 बार भी उनको क्लास रिपीट करनी पड़ती थी। आफ्टर ऑल हाउ कैन वन रेज अ स्ट्रॉन्ग बिल्डिंग ऑन अ वीक फाउंडेशन, क्योंकि उनका ये मानना था कि किसी भी मजबूत मतलब अगर नींव मजबूत नहीं होगी तो किसी भी बिल्डिंग का फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग नहीं होगा। बीइंग द एल्डर वन, इट वाज हिज ब्राइट राइट टू सुपरवाइज द स्कोल्ड मी. लेकिन क्योंकि वो मेरे से बड़े थे तो ये उनका अधिकार था कि वो मेरा ध्यान रखे और मुझे किसी भी चीज के लिए अगर मैं कुछ गलत करता हूं तो उसके लिए डांटे। एज द यंगर ब्रदर आई हैड टू एक्सेप्ट हिज कमांड एज लॉ. और क्योंकि मैं उनका छोटा भाई था तो मुझे उनकी सारी कमांड्स जो भी वो बोलते थे वो बात माननी पड़ती थी। ही वॉज स्टूडियस बाय नेचर. और जो मेरे बड़े भैया थे वो पढ़ाकू किस्म के थे। एंड ऑलवेज रिमेन ग्लूड टू इन बुक्स. और हमेशा अपनी किताबों में ही डूबे रहते थे। समटाइम्स परहैप्स टू रिफ्रेश हिज माइंड ही वुड स्केच बर्ड्स और डॉग्स और कैट्स ऑन द मार्जिन ऑफ हिज बुक. और कभी कभी अपने माइंड को रिफ्रेश करने के लिए वो अपनी बुक्स में बर्ड्स की, डॉग्स की, कैट्स की पिक्चर्स बना लेते थे। समटाइम्स ही वुड राइट अ सेट ऑफ वर्ड्स दैट मेड नो सेंस एट ऑल. कभी कभी वो बहुत बड़े बड़े मतलब पैराग्राफ्स वगैरह लिखते थे जिसका कोई मुझे सेंस नहीं दिखता था। I tried very hard to solve these riddles but without success. अब जो भी वो मतलब अपनी पहेलियां सी लिखते थे पैराग्राफ में, मैं उनको सॉल्व करने की कोशिश करता था लेकिन मैं सफल नहीं हो पाता था। I dislike studying. मुझे पढ़ना बिल्कुल भी पसंद नहीं था। To sit with a book for an hour was a like climbing a mountain. और मुझे ऐसा लगता था कि कई घंटों तक एक ही किताब के साथ बैठना एक पहाड़ की चढ़ाई करने के समान है। At the first opportunity, I would walk out of the hostel to the open ground and toss pebbles into the air to fly paper butterflies. बल्कि उसके बजाय अगर मुझे मौका मिलता था तो मैं हॉस्टल के ग्राउंड में चला जाता था और वहाँ पर कंचे खेलता था, पतंग उड़ाता था और पेपर बटरफ्लाइज बना के उड़ाता था। If I found a companion, we would play marbles or swing to and fro upon the hostel gates. और मैं सोचता था कि अगर मेरे साथ कोई मेरा पार्टनर होता, साथी होता, तो मैं उसके साथ कंचे खेलता, झूला झूलता
और हॉस्टल के गेट पे चढ़ता। बट द मोमेंट आई रिटर्न टू द रूम आई वुड फ्रीज इन माई ट्रैक्स ऑन सीइंग माई ब्रदर्स स्टोनी एक्सप्रेशन। लेकिन फिर क्या होता है, मुझे कमरे में वापस आना पड़ता है और फिर वहीं अपने ब्रदर, जो मेरा भाई जो पढ़ने के लिए बैठे हुए हैं, उनके एक्सप्रेशन को देखना होता था। हिज फर्स्ट क्वेश्चन वुड बी वेयर हैव यू बीन, और उनका पहला प्रश्न यही होता था कि तुम अभी तक कहाँ थे। द क्वेश्चन वॉज ऑलवेज आस्क्ड इन द सेम टोन, और उनके क्वेश्चन पूछने का हमेशा एक ही टोन होता था। एंड माई आंसर वॉज ओनली साइलेंस, और मेरा उत्तर क्या होता था, हमेशा मैं चुप हो जाता था। I don't know why I couldn't tell him that I had just gone out to play, और मुझे ये नहीं पता था कि मैं मतलब उनके सामने कुछ बोल भी नहीं पाता था, और मैं ये भी नहीं बोल पाता था कि मैं बाहर खेलने गया था। My silence was proof of my crime and that was all he needed, और मेरी जो चुप्पी थी वो मेरे क्राइम को प्रूफ कर देती थी। If you study English like this, you will go on forever and learn nothing. Learning English is no child's play. तो अब वो भैया जो थे, हमेशा जब उसको पढ़ाते थे तो वो कहते थे कि अगर तुम इस तरह से इंग्लिश पढ़ोगे तो तुम आगे कुछ भी नहीं कर पाओगे, क्योंकि इंग्लिश पढ़ना जो है वो बच्चों का खेल नहीं है। लुक एट मी, मेरे को देखो। आई डिवोट ऑल माई टाइम टू स्टडीज, मैं अपना पूरा समय जो है अपनी स्टडीज में लगाता हूँ। यह टाइम स्टक इन ईच क्लास ऑफ 2 or 3 टाइम, इसके बावजूद भी देख लो मैं इतना पढ़ता हूँ, इतना समय देता हूँ पढ़ाई को, उसके बावजूद भी मुझे एक क्लास को पार करने में 2 या 3 साल लग जाते हैं। एट दिस रेट यू विल कीप रॉटिंग इन दिस क्लास फॉर एंटायर लाइफ, और अगर जिस तरह से तुम पूरे दिन खेलते रहते हो, पढ़ाई नहीं करोगे, तो मुझे तो ऐसा लगता है कि तुम लाइफ टाइम के लिए एक ही क्लास में रहने वाले हो। इफ यू हैव टू वेस्ट योर लाइफ इन दिस मैनर देन इट इज बेटर यू गो होम एंड प्ले गिल्ली डंडा, वाई वेस्ट अवर पेरेंट्स हार्ड अर्न्ड मनी। अगर तुम्हें अपनी लाइफ को इसी तरह से करना है, पढ़ाई नहीं करनी है, तो इससे तो अच्छा है कि तुम घर चले जाओ और वहाँ जाके गिल्ली डंडा खेलो, पढ़ाई ना करो। क्यों अपने मम्मी पापा का पैसा वेस्ट कर रहे हो। लिसनिंग टू दिस टंग लैशिंग आई वुड बर्स्ट इनटू टीयर्स। अब जो भैया थे उसको डांट रहे थे तो मैं रोने लगा बहुत तेज। आफ्टर फ्यू आवर्स आई वुड प्लेस टू डिवोट माई हार्ट एंड सोल टू स्टडीज, और कुछ देर के लिए मैंने पढ़ाई करना स्टार्ट कर दिया। इन नो टाइम आई वुड वर्क आउट अ टाइम टेबल विच वुड हैव नो प्रोविजन वॉट एवर फॉर प्ले। अब थोड़े ही समय में क्या हुआ, भैया ने उसको एक टाइम टेबल बना के दे दिया जिसमें कहीं पर भी खेलने का कोई टाइम नहीं था। However, on the very first day, the green fields, the gentle breeze, the games, all these would beckon on me outside. और जबकि मुझे ये जो खेल के मैदान थे, बाहर की ठंडी ठंडी हवाएं थी, ये मुझे हमेशा से अट्रैक्ट करती थी। I would forget the strict timetable and the pile of books. अब मुझे बाहर खेलने जाने का बहुत ज़्यादा मन होता था, तो मैं सारे टाइम टेबल को भूल गया, किताबों के ढेर को भी भूल गया। एंड माई ब्रदर वुड वंस अगेन गेट द अपॉर्चुनिटी टू लेक्चर मी। तो मैं खेलने चला गया और मेरे भैया को एक मौका और मिल गया मुझे लेक्चर सुनाने का। द रिजल्ट ऑफ द एनुअल एग्जामिनेशन वर डिक्लेयर्ड। अब जो एनुअल एग्जाम है उसका रिजल्ट डिक्लेयर हो चुका था। माई ब्रदर हैड फेल्ड वंस अगेन। मेरे जो भैया थे वो दोबारा से फेल हो चुके थे। एंड आई हैड पास विथ फ्लाइंग कलर्स। और मैं पास हो चुका था। Now he was just 2 class ahead of me. अब वो मेरे से सिर्फ 2 क्लासेस सीनियर रह गए थे। He was so heartbroken that I couldn't help sympathizing with him. और वो बहुत ज़्यादा दुखी थे इस बात को लेके कि वो दोबारा से फेल हो गए हैं। But I also grew bolder and no longer felt terrorized by him. अब क्या था, अब ये देख के कि मेरे भैया फेल हो चुके हैं, मैं थोड़ा बोल्ड हो गया था, अब मुझे उनसे डर नहीं लगता था। I began to participate freely in games and sports. और मैं गेम्स और स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट करने लग गया। My brother quietly observed this change. और मेरे भैया जो थे वो इस चेंज को ऑब्जर्व कर रहे थे। And one day when I returned after spending the whole morning playing गिल्ली डंडा, he pounced on me. अब एक दिन जब मैं पूरे दिन गिल्ली डंडा बाहर खेल के वापस आ रहा था तो वो मेरे पे अचानक से उन्होंने गुस्सा किया।
I can see you have become arrogant because you have secured the first position this year. तो भैया ने मेरे से कहा, मुझे ऐसा लगता है कि तुम दिनों दिन जो है वो एरोगेंट बनते जा रहे हो। क्या ये इसलिए है कि तुम्हें फर्स्ट पोजीशन मिली है इस बार? बट माई ब्रदर, प्राइड हैज कॉज्ड द डाउनफॉल ऑफ मैनी। लेकिन अगर तुम इस तरह से घमंड करोगे तो घमंड जो है वो बहुत सारे लोगों का सर नीचा कर देता है। समटाइम्स इवन इन गिल्ली डंडा वी प्ले अ बिग स्ट्रोक बाय चांस। क्योंकि ऐसा तो गिल्ली डंडा के खेल में भी होता है कि कई बार हमारा बाय चांस बहुत अच्छा शॉट लग जाता है। डज दैट लुक मेक अस ग्रेट प्लेयर्स? लेकिन क्या बाय चांस अगर तुक्का लगने से क्या हम ग्रेट प्लेयर्स बन सकते हैं? When you come to my grade, you will have to crack the tough nuts of geometry and algebra. क्योंकि जब तुम मेरी क्लास में आओगे तो तुम्हें ज्योमेट्री और अलजेब्रा जैसे सब्जेक्ट पढ़ने पड़ेंगे। If you write ACB instead of ABC, अगर ज्योमेट्री और अलजेब्रा ऐसे सब्जेक्ट हैं, अगर उसमें तुमने ACB लिख दिया ABC की जगह, you will lose all the marks, तो तुम्हारे सारे ही मार्क्स कट जाएंगे। How does it matter whether you eat करी राइस चपाती और राइस करी चपाती? जिस तरह से अगर तुम करी राइस चपाती या राइस चपाती खाओ वो मैटर नहीं करता, लेकिन मैथ्स में ऐसा नहीं है। अगर मैथ्स में तुमने एक वर्ड की भी गलती कर दी तो तुम्हारे सारे मार्क्स काट लिए जाएंगे। बट दीज एग्जामिनर्स डोंट केयर, लेकिन जो एग्जामिनर्स है वो इस बात की केयर नहीं करते हैं कि आपकी सिर्फ एक वर्ड की गलती है, उसमें वो पूरा ही क्वेश्चन काट देंगे। दे वांट स्टूडेंट्स टू क्रैम एवरीथिंग वर्ड फॉर वर्ड, क्योंकि अलजेब्रा ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आपको वर्ड टू वर्ड एज इट इज ही करना होता है क्वेश्चन। एंड दिस क्रैमिंग हैज बीन कॉल्ड एजुकेशन, और यही जो है आगे की हमारी एजुकेशन कहलाती है। दे आस्क यू टू राइट अ शॉर्ट एसे ऑन पंक्चुअलिटी इन नॉट लेस देन 4 पेजेस। अब वो आप जैसे जैसे बड़ी क्लासेस में चले जाते हो तो आपको शॉर्ट एसे, जो आपका शॉर्ट एसे भी होता है वो भी लगभग 4 पेजों का होता है। नाउ हु डजंट नो दैट पंक्चुअलिटी इज अ गुड थिंग। और अगर किसी को ये नहीं पता, अगर कोई पंक्चुअलिटी से अपनी पढ़ाई स्टडी नहीं कर रहा है तो वाई वेस्ट 4 पेजेस ऑन समथिंग दैट कैन बी सेड इन 1 सेंटेंस। और माय बॉय, don't float in the air just because you have secured the first position in the class. I might have failed many times, but I am older than you and more experienced. So mark my words or you will be regret it later. तो जो उसके भैया हैं वो कहते हैं कि अभी तुम्हें इस चीज़ का बहुत ज़्यादा घमंड हो रहा है कि तुम्हारी फर्स्ट पोजीशन आ गई है, लेकिन अभी जो आपकी क्लास है वो छोटी है। जैसे जैसे तुम सीनियर क्लासेस में आओगे तो जो पढ़ाई है वो टफ होती जाएगी और उसके लिए तुम्हें हार्डवर्क करना होगा। अगर तुम ऐसा नहीं करोगे तो उसके लिए तुम्हें बाद में पछताना पड़ेगा। इट वॉज टाइम फॉर लंच बट आई हैड लॉस्ट माई एपेटाइट। अब लंच का टाइम हो गया था लेकिन मेरी तो सारी भूख मर गई थी डांट खा के। द फ्राइटफुल इमेजेस दैट माई ब्रदर हैड ड्रॉन ऑफ द स्टडीज। अब जो भयानक तस्वीरें भैया ने मुझे पढ़ाई के बारे में दिखाई थी हायर क्लासेस की, हैड टेरिफाइड मी, मुझे उन्होंने डरा दिया था। बट इवन आफ्टर ऑल दिस आई कुडंट गिव अप माई आउटडोर एक्टिविटीज़। लेकिन इसके बावजूद भी मैंने अपनी आउटडोर एक्टिविटीज़ नहीं छोड़ी। आई स्टडीड ओनली वॉट वॉज नेसेसरी फॉर क्लास। मैंने उतना ही पढ़ा जितना क्लास के लिए नेसेसरी था। वाइल द रेस्ट ऑफ माई टाइम वॉज स्पेंड प्लेइंग आउटसाइड। और मेरा बाकी का समय जो था वो बाहर खेलने में ही बीतता था। एंड अवॉइडिंग द वॉचफुल आई ऑफ माई ब्रदर। और मैं अपने भैया की नज़रों को अवॉइड करता था। द एनुअल एग्जामिनेशन केम एंड वंस अगेन आई गॉट थ्रू एंड माई ब्रदर फ्लंग। अब एनुअल एग्जाम दोबारा आ गए थे। अब दोबारा से द एनुअल एग्जामिनेशन केम एंड वंस अगेन आई गॉट थ्रू एंड माई ब्रदर फ्लंग। अब क्या था, एनुअल एग्जामिनेशन दोबारा आ गए थे और दोबारा से मैं पास हो गया था और मेरे भैया फेल हो गए थे। I hadn't worked very hard but somehow I stood first again. मैंने बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं की थी लेकिन पता नहीं कैसे मैं दोबारा से फर्स्ट आ गया था। When the result was announced, he broke down. जब रिजल्ट अनाउंस हुए तो मेरे भैया जो थे वो बहुत ज़्यादा दुखी हो गए। I also cried. The joy of having passed was dim.
क्योंकि जब मेरे भैया रोए तो उनको रोते देखकर मैं भी रोने लगा और मेरे पास होने की खुशी छोटी पड़ गई। Had I also failed, my brother might not have grieved so much, but who can alter the course of destiny? और अगर मैं भी फेल हुआ होता तो शायद मेरे भैया को इतना दुख नहीं होता, लेकिन डेस्टिनी को कौन बदल सकता है। Now he was just one class ahead and has mellowed a lot towards me. अब वो मेरे से सिर्फ एक ही क्लास सीनियर रह गए थे। I now begin to take advantage of this leniency. अब क्या था, अब भैया उसको ज़्यादा टोकते रोकते नहीं थे और मैं उसका जो उनकी लीनियंसी था उनका फ़ायदा उठा रहा था। I started believing that my luck would get me through whether I studied or not. और मैं ये विश्वास करने लग गया था कि मेरा जो लक है वो बहुत अच्छा है, चाहे मैं पढ़ूँ या ना पढ़ूँ मैं पास हो जाऊँगा। I had developed a fondness of flying kites and most of my time was spent in this activity. अब मैंने एक नया खेल और स्टार्ट कर दिया था, जो पतंग उड़ाना था वो मेरी एक रुचि बन गई थी और मैं इस एक्टिविटी में ज़्यादा समय बिताने लगा था। बट आई वॉज स्टिल वेरी ऑफ माई ब्रदर्स टेम्पर एंड वुड फ्लाई काइट्स अवे फ्रॉम हिज गेज। लेकिन मेरे अंदर अभी भी भैया का जो था वो थोड़ा बहुत डर था, तो मैं भैया की नज़रों से दूर होके पतंग उड़ाता था। One evening, far away from the hostel, I was running to capture a large kite floating freely in the sky. एक शाम जो है मैं पतंग के पीछे भाग रहा था पतंग पकड़ने के लिए। A group of boys was racing to grab in front of the opposite side. और अपोजिट साइड से सामने से और बच्चे भी भाग रहे थे पतंग को चेस करने के लिए। The competition was intense and my eyes were fixed on the kite's gliding form. अब जो पतंग थी वो कटने वाली थी और बच्चे उसको पकड़ने के लिए भाग रहे थे, तो मेरी भी नजर जो थी वो आसमान में पतंग पर टिकी हुई थी। सडनली आई बम्प्ड इनटू समवन। अचानक से, अब मैं ऊपर को देखते हुए भाग रहा था तो अचानक से मेरा पैर किसी पे लगा। द पेयर ऑफ स्ट्रॉन्ग हैंड्स प्रिवेंटेड मी फ्रॉम फॉलिंग। और किसी ने मुझे गिरने से बचाया, स्ट्रॉन्ग हैंड्स थे उन्होंने मुझे गिरने से बचाया। एंड आई लुक अप टू सी माई ब्रदर स्टेयरिंग डाउन एट मी एंग्रीली। और मैं क्या देखता हूँ कि वो कौन था, मेरे भैया ही थे और वो गुस्से से मेरी तरफ देख रहे थे। होल्डिंग माई आर्म ही शाउटेड। मेरा हाथ पकड़ के वो चिल्लाने लगे, आरंट यू अशेम्ड ऑफ रनिंग आफ्टर दिस वर्थलेस काइट। क्या तुम्हें शर्म नहीं आती कि तुम पतंग के पीछे भाग रहे हो इन बच्चों के साथ। यू डोंट सीम टू केयर दैट नाउ यू आर इन क्लास 8। अब तुम्हें इसकी कोई परवाह नहीं कि अब तुम 8th क्लास में आ चुके हो, जस्ट 1 क्लास लोअर देन मी, और मेरे से सिर्फ एक ही क्लास छोटे हो। डू यू हैव नो सेंस ऑफ हाउ टू बिहेव एट योर एज। और तुम्हें क्या ये समझ नहीं है कि अब तुम 8th क्लास में आ चुके हो, इतने बड़े हो चुके हो कि तुम्हें अच्छे बुरे की समझ नहीं है। यू मस्ट बी थिंकिंग दैट आई हैव नो राइट टू रिब्यूक यू नाउ। और तुम ऐसा सोच रहे हो कि अब मुझे तुम्हें डांटने का कोई अधिकार नहीं है। बट यू आर रॉन्ग, लेकिन तुम गलत हो। आई एम 5 years ओल्डर देन यू। मैं अभी भी उम्र में तुमसे 5 साल ही बड़ा हूँ। एंड विल रिमेन सो इवन इफ यू बिकम माई क्लासमेट नेक्स्ट ईयर। और अगले साल भी अगर तुम मेरी क्लास में आ जाते हो तो भी मैं तुमसे 5 साल बड़ा ही रहूँगा। एंड इन द प्रेजेंट सिस्टम ऑफ एग्जामिनेशन इट इज़ क्वाइट पॉसिबल get ahead of me the year after. You cannot ever match my experience of the world and life even if you earn many academic degrees. चाहे तुम कितनी भी कामयाबी हासिल कर लो, लेकिन तुम हमेशा मेरे छोटे भाई ही रहोगे, चाहे कितनी भी डिग्रियां तुम पालो। Our parents are not highly educated. We might accumulate all the knowledge in the world. अब जिस तरह से हमारे जो पेरेंट्स हैं, माता पिता हैं, वो भी बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं हैं, लेकिन उनके पास जो नॉलेज है, जो एक्सपीरियंस है, वो हमसे ज़्यादा है। Yet they will always retain the right to correct us because they have far greater experience of the world. They may not know the type of political system America has or the number of times a king got married, but they know 1,000 things that we are clueless about. तो हमारे जो माता पिता हैं वो भी बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं हैं, हो सकता है उन्हें किताबों का इतना ज़्यादा ज्ञान नहीं है जितना कि हमें है, लेकिन ज़िंदगी का जो एक्सपीरियंस है उन्हें हमसे ज़्यादा है। इफ़ आई वर टू फॉल इन टुडे, अगर मैं आज बीमार हो जाता हूँ तो यू विल बी हेल्पलेस विद नो आइडिया। तुम हेल्पलेस हो जाओगे और तुम्हें ये नहीं पता होगा कि क्या करना है। सो ब्रदर, डोंट यू थिंक यू आर माई इक्वल नाउ एंड फ्री।
आई नो माई वर्ड सीम लाइक पॉइजन टू डू, कि अभी तुम्हारे अंदर इतनी भी समझ नहीं है कि आज अगर मुझे कुछ हो जाता है या मैं बीमार हो जाता हूँ कि तुम्हें क्या करना चाहिए। तो मुझे ऐसा लगता है कि मेरे जो शब्द हैं तुम्हें बुरे लग रहे होंगे। दिस न्यूज ट्रेजेडी हैड क्वाइट डिफीटेड मी, द वर्ड्स मेड मी सी माई ब्रदर इन अ डिफरेंट लाइट। अब जो मेरे भैया हैं उनके शब्दों का मुझ पे बहुत अलग प्रभाव पड़ा। अशेम्ड ऑफ माई सेल्फ, मुझे अपने आप पे शर्म आ रही थी। आई सेड विद टीयरफुल आइज, नॉट एट ऑल, वॉट एवर यू हैव सेड इट इज ट्रू, कि हाँ भैया आप सही कह रहे हो। माई ब्रदर एम्ब्रेस मी एंड सैड, मेरे भैया ने मुझे गले लगाया और कहा, आई एम नॉट आस्किंग यू टू फ्लाई, स्टॉप फ्लाइंग काइट, मैं ये नहीं कह रहा कि तुम पतंग उड़ाना बंद कर दो, लेकिन आई लॉन्ग टू डू ऑल दिस टू बट आई एम बाउंड माई ड्यूटी, मैं तुम्हें मना नहीं कर रहा और मैं तुम्हें ऐसे दुखी भी नहीं करना चाहता, लेकिन मेरा कर्तव्य है। आई हैव ट्रेड द रॉन्ग पाथ माई सेल्फ, हाउ वुड आई स्टॉप यू, यू आर माई रिस्पॉन्सिबिलिटी, क्योंकि तुम मेरी जिम्मेदारी हो। जस्ट देन द काइट केम फ्लोटिंग ओवर आवर हेड्स, द एंड ऑफ इट स्ट्रिंग वॉज डैंगलिंग अबव अस, अब अचानक से जो पतंग है वो उड़ते हुए उनके सिर के ऊपर आ जाती है। माई ब्रदर हु वॉज क्वाइट टॉल, मेरा भाई जो थोड़ा लंबा हो चुका था, जम्प एंड कॉट होल्ड ऑफ लूज एंड ऑफ द स्ट्रिंग, वो पतंग को पकड़ लेते हैं। देन द बोटेड टुवर्ड्स द हॉस्टल विद मी एट हिज हील्स, और हम दोनों हॉस्टल की तरफ लौट जाते हैं। तो ये थी आपकी स्टोरी, आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। तो आइए कुछ एक्सरसाइज डिस्कस कर लेते हैं। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन विद रेफरेंस टू द कंटेक्स्ट। समटाइम्स इवन इन गिल्ली डंडा वी प्ले अ बिग स्ट्रोक बाय चांस दैट फ्लूक मेक अ ग्रेट प्लेयर्स। तो हु इज द स्पीकर ऑफ दिस लाइन अबव, व्हेन डिड ही से दिस, तो किसने बोला था, ये भैया ने बोला था। What was the big stroke that the speaker is driving? बिग स्ट्रोक मतलब यहाँ पर बिग स्ट्रोक से मतलब क्या है, स्ट्रोक मतलब तुक्का लगना, यहाँ पर स्ट्रोक का मतलब है कि बाय चांस किसी चीज में सक्सेस हो जाना। What were the tough challenges the speaker faced in his grade? क्या टफ चैलेंजेस थे, क्योंकि जो एल्जेब्रा और ज्योमेट्री जैसे सब्जेक्ट थे वो बहुत ज़्यादा टफ होते हैं। What warning did the speaker give to the listener? स्पीकर ने लिसनर को क्या वार्निंग दी कि अगर तुम अपनी इस पढ़ाई में सीरियस नहीं हुए तो आगे जाके तुम्हें उसके लिए पछताना पड़ेगा। तो ये आपकी एक्सरसाइज है, ये आपको खुद से आगे से आपको खुद से करनी है। यहाँ पर कुछ फिल इन द ब्लैंक्स हैं। द नैरेटर वॉज शॉक्ड टू नो दैट ही हैज पास हिज एग्जाम विद फर्स्ट पोजिशन while his brother had failed. The elder brother always remained silent. The narrator would run out of his hostel to play. According to the elder brother, there was no difference whether one ate rice चावल और चावल राइस। तो ये आपकी एक्सरसाइज थी। ट्रू फॉल्स देख लेते हैं। The elder brother was 8 years older than false. After the last exam, the narrator was 5 grades behind the elder brother. False. The elder brother was hardworking and studious. True. The narrator was very fond of studies. False. The elder brother loved to play with marbles and fly kite. False. तो ये थी आपकी एक्सरसाइज। आई होप आपको अच्छे से क्लियर हो गई होगी। तो आई होप स्टूडेंट्स आज का ये वीडियो आप सभी के लिए इंटरेस्टिंग रहा होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।